Welcome to students. In this video, we are going to reveal the chapter of history, the rise of nationalism in Europe of history from class 10th CBSE board. तो इस चैप्टर में ये जानेंगे कि यूरोप में नेशनलिज्म की स्टार्टिंग कैसे हुई थी, शुरुआत कैसे हुई थी, तो उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो इसमें सबसे पहले हम इस पिक्चर से स्टार्ट करेंगे। जो पिक्चर दी हुई है, इस पिक्चर को ड्रॉ किया गया था एक फ्रेंच आर्टिस्ट के द्वारा जिसका नाम था फ्रेडरिक सोरियू, और उसने इस पेंटिंग को 1848 में ड्रॉ किया था और उसने 4 सीरीज ऑफ पेंटिंग्स को ड्रॉ किया था, जिसमें कि वन ऑफ दिस इज शोन हियर। और उसने अपने ड्रीम को विजुलाइज किया था इसमें। जो उसका ड्रीम था कि यूरोपियन कंट्रीज़ जितने भी हैं सभी में डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक जो है वो हो जाए। तो पहला प्रिंट यहाँ पर दिया हुआ है जिसमें यूरोप और अमेरिका के लोग यहाँ पर दिखाए गए हैं, जिसमें मैन वुमेन और सभी सोशल क्लास के लोग, ऑल एजेस ऑफ ग्रुप, चाहे बच्चे हों या बूढ़े हों, सभी लोग इसमें शामिल हुए हैं और एक लंबी ह्यूमन ट्रेन के रूप में वो चलते चले जा रहे हैं। एक लॉन्ग चेन इसमें दिखाई दे रही है और उस रूप में वो चलते जा रहे हैं। और एक स्टैचू बना हुआ है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, उसके सामने से गुजरते जा रहे हैं, उसको होमेज पे करते जा रहे हैं, सैल्यूट करते जा रहे हैं उसको, और आगे बढ़ते जा रहे हैं। और याद होगा 9th क्लास में फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर पढ़ा था आपने, जिसमें जो आर्टिस्ट हुआ करते थे वो एक फीमेल फिगर बनाते थे जिसको पर्सनिफिकेशन कर देते थे, यानी उस लोगों की फीलिंग है उससे कनेक्ट हो जाती थी, इसलिए उसको जो एलेगरी बनाते थे। और जैसा कि हम लोग भारत माता को जानते हैं, भारत माता जो है वो रियल में नहीं है, लेकिन अगर हम देखें तो लोगों की फीलिंग्स हैं, लोगों के सेंटिमेंट्स हैं, वो भारत माता से कनेक्ट हुए। जो भारत माता की पिक्चर बनाई जाती है तो उससे लोगों की फीलिंग्स हैं वो कनेक्ट हो पाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिया है उसके एक हाथ में एक फायर टॉर्च है जो कि इनलाइटमेंट को शो कर रही है, और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन, यानी लोगों के अधिकार, उसका चार्टर वहाँ पर उसमें दिया, उसके हाथ में है। और उधर हम ग्राउंड पर देखें तो सामने ग्राउंड पर बहुत सारी इमेज हैं बिखरी पड़ी हुई हैं जो कि सिंबल्स हैं एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्च के। और ये सबसे पहले अब ये समझ लेते हैं कि एब्सोल्यूटिस्ट क्या होता है। एब्सोल्यूटिस्ट मीन्स लिटरली अ गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज़ नो रेस्ट्रेंट ऑन द पावर एक्सरसाइज्ड। तो मतलब कि हम एक वर्ड अगर ध्यान रखते हैं, नो रेस्ट्रेंट, इसका मतलब ये उसका ऊपर कोई भी अंकुश ना हो, यानी कोई भी प्रेशर ना हो। ऐसी गवर्नमेंट जो अपनी मनमानी कर सकती है उसको हम बोल सकते हैं एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्क। अब क्या है कि ऐसी गवर्नमेंट सेंट्रलाइज्ड, मिलिटराइज्ड, रिप्रेसिव, यानी सेंट्रलाइज्ड मतलब यानी उसकी पावर्स हैं कहीं शेयर ना होती हों, और मिलिटराइज्ड पूरी फौज उसके पास हो, पूरी आर्मी केवल एक ही हाथों में उसकी पावर हो। रिप्रेसिव यानी अत्याचार करने वाली गवर्नमेंट, तो इसको हम कह सकते हैं एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्क। तो इस तरह की इंस्टीट्यूशंस, एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस के जो सिंबल्स हैं वो ग्राउंड पर बिखरे पड़े हुए हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो मोनार्क था वो सिस्टम उसको ख़त्म कर दिया था उसने अपने ड्रीम में। और सोरियू का यूटोपियन विज़न भी था। अब ये यूटोपियन विज़न क्या होता है? एक ऐसी सोसाइटी दैट इज़ सो आइडियल दैट इज़ यूजली अनलाइकली और एक्चुअली एग्जिस्ट, यानी ऐसी सोसाइटी जो एग्जिस्ट ही ना करती हो, इतनी आइडियल। मतलब ऐसी सोसाइटी हम इमेजिन कर ही नहीं सकते, क्योंकि
ऐसी सोसाइटी, यूटोपियन सोसाइटी एक इतनी आइडियल सोसाइटी है, वहाँ पर गवर्नमेंट की ज़रूरत ही ना हो, किसी तरह के कोई अत्याचार ना होते हो, लोग जो है किसी को किसी तरह की लूटपाट ना करते हो, यानी और कोई भी पुलिस ना हो, कोई आर्मी ना हो, ऐसी गवर्नमेंट, ऐसी सोसाइटी, उसको हम बोल सकते हैं यूटोपियन सोसाइटी। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं, सुना होगा एक वर्ड राम राज्य। तो राम राज्य मतलब क्या कि वहाँ पर ना ही कोई बीमार हो, ना ही कोई भूखा हो, ना कोई गरीब हो। इस तरह की सोसाइटी एक्चुअल एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती है। तो इस तरह की सोसाइटी उसने, यूटोपियन विजन उसने देखा था। तो इस पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं कि अलग अलग नेशंस के लोग अपने नेशंस को शो करने के लिए अपने फ्लैग को लेकर जा रहे हैं, अपनी नेशनल कॉस्ट्यूम को पहने हुए हैं, और एक लॉन्ग प्रोसेशंस के रूप में वो आगे स्टैचू ऑफ लिबर्टी को होमेज पे करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो जिसमें कि यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्ज़रलैंड के लोग हैं, और क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्ज़रलैंड ये दोनों ऑलरेडी एक नेशन स्टेट के रूप में थे। फ्रांस, जिसमें ट्राई कलर के रूप में उसको आइडेंटिफाई किया गया, जो एक नया फ्लैग बनाया गया था ट्राई कलर का, जो कि जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी उसमें ट्राई कलर चूज़ किया गया था। तो उस ट्राई कलर फ्लैग को वो लेकर जा रहे हैं। और डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग हम देखें यहाँ पर। और जर्मनी की अगर हम बात करते हैं, कि जर्मनी जो उस समय जब इसने ड्रीम देखा था तब वो एक नेशन स्टेट के रूप में नहीं था। अब ये बात आती, नेशन स्टेट होता क्या है। अगर हम नेशन स्टेट की बात करें तो नेशन स्टेट को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, तो किस तरह से करेंगे। यानी नेशन स्टेट वाज वन ऑफ इन विच द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन एंड नॉट ओनली इट्स रूलर्स केम टू डेवलप ए सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री और डिसेंट। मतलब ये है कि अगर हम जैसे अपने कंट्री इंडिया की बात कर लेते हैं, यानी जितने भी लोग, चाहे वो यहाँ के रूलर हों, चाहे यहाँ के लोग हों, सभी का एक कॉमन आइडेंटिटी यानी एक पहचान है, यानी हम इंडियन, वी आर इंडियंस। तो इस तरह से इसको हम एक नेशन स्टेट के रूप में कह सकते हैं। तो उसी तरह से अलग अलग नेशन स्टेट्स जो बनाए गए थे उनकी भी एक आइडेंटिटी अलग अलग बनाई गई थी। तो इसको हम नेशन स्टेट को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अगर इस पेंटिंग में हम अपर साइड में देखें तो हेवन में जीसस क्राइस्ट, सेंट्स और एंजल्स, इनको शो किया गया है, और वो सारा ये पूरा सीन को देख रहे हैं। और उन्हें अपनी पेंटिंग में सभी नेशंस के बीच में फ्रेटर्निटी को शो करने के लिए उन्हें दिखाया है।